नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 7 की। अब पाठ 7 हमने देखा है कि पाठ 7 है विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो हम देखेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ाया हुआ है, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बेहतर तरीके से वो और अच्छा कर पाएंगे। आप सबसे पहले जो है वो उसे पाठ 7 को बेहतर तरीके से पढ़िए और इसके बाद तक क्वेश्चन आंसर को हल करिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं, पाठ 7 के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्रश्न का है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? आपने पहले ही लाइन में पढ़ा होगा कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। लिखिए उत्तर है, बहमनी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की। इसे अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा था बच्चों कि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में दो शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, एक बहमनी वंश जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी और एक विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की हुई थी। तो अगर आप पहले के पाठ तुगलक वंश को पढ़े होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आगे देखते हैं, प्रश्न ख, बहमनी राज्य टूटकर कौन से राज्यों में बट गया? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से 1500 बीच के समय को 15वीं शताब्दी बोलते हैं। 1400 से 1500 के बीच, 1400 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के समय को 15वीं शताब्दी कहते हैं। कि उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब होता है ये 1450 से 1500 बीच के समय को हम उत्तरार्ध बोलते हैं। किसी भी साल के 50 से 100 के बीच का जो समय होता है उसे हम उत्तरार्ध बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब हो गया, अगर हम कहें 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध तो 1400 से लेकर 1450 तक हम उसे बोलेंगे पूर्वार्ध का समय। अगर हम कहते हैं 1450 से लेकर 1500 बीच का समय तो उसे हम उत्तरार्ध बोलते हैं। अगर हम बच्चों 1950 से 2000 की बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगर हम लिखें 1900 से 1950 के बीच का समय तो उसे हम लिखेंगे 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक, तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 15वीं शताब्दी मतलब जो है, एक तो 15वीं शताब्दी आप जानिए कि 1400 से ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के समय को 15वीं शताब्दी कहते हैं। 100 साल के बीच के समय को, शताब्दी मतलब 100 साल होता है। और उत्तरार्ध मतलब कि 1450 से 1500 के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। में बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया। पहला बरार 1484 ईस्वी में, दूसरा बीजापुर 1489 ईस्वी में, तीसरा अहमदनगर 1490 ईस्वी में, गोलकुंडा 1512 ईस्वी में, बीदर 1526 ईस्वी में। हम आपको ये पांचों राज्य दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है। बच्चों आप देखे होंगे 5 राज्य कौन कौन से, देखिए एक अहमदनगर है, दूसरा ये बरार है, तीसरा ये गोलकुंडा है, ये देखिए बीदर का है ये छोटा सा, और यहाँ देखिए ये बीजापुर है। ये 5 राज्य जब बहमनी साम्राज्य टूटा तो इन्हीं 5 राज्यों का क्या हो गया? निर्माण हुआ। अब इन्हीं 5 राज्यों में से बरार और बीदर बाद में समाप्त हो जाएंगे और गोलकुंडा और बीजापुर और अहमदनगर यही 3 शक्तिशाली राज्य आगे शासन संचालित करेंगे। फिर आपको एक दूसरी चीज़ हम बता दें, इन्हीं सभी राज्यों को मिलाकर इन्हीं को हम बोलते थे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, इन्हीं 5 राज्यों को मिलाकर हम क्या बोलते थे? बहमनी साम्राज्य। यहीं पर बहमनी साम्राज्य था। इसके देखिए नीचे ये जो राज्य दिख रहा है आपको, ये देखिए ये विजयनगर, यही विजयनगर साम्राज्य है जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की हुई थी? हसन गंगू ने की हुई थी। ये क्षेत्र किसका था?
हसन गंगू का था। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो हमने बच्चों देखा कि किस तरह से बहमनी राज्य टूटा और 5 राज्यों में विखंडित हुआ। ठीक, हमने अभी तक देखा। अब अगला प्रश्न का है, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, जिसकी राजधानी हम्पी हस्तिनावती थी। अब चलते हैं विजयनगर, हम देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये देखा था, क्या है ये? बहमनी साम्राज्य है। देखिए ये विजयनगर साम्राज्य है। ठीक, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में ये जो कृष्णा नदी दिख रही है ना, ये कृष्णा नदी है, यही कृष्णा नदी जा रही है, इसी की एक सहायक नदी है, ऐसे तुंगभद्रा निकलती है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये नदी है, ये कृष्णा आपको दिख रही है, ये कृष्णा है और ये तुंगभद्रा, इन्हीं दोनों नदियों के इस पार जो है, इस पार देखिए यहाँ बहमनी साम्राज्य था और यहाँ दूसरे पार जो है विजयनगर साम्राज्य था। ठीक, मतलब कहने के आशय कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी दोनों की सीमा निर्धारित करती थी। प्रश्न घ है, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? उत्तर, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, दोनों राज्य रायचूर दोआब, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि को अपने राज्य में मिलाने के लिए संघर्षरत थे। बच्चों हमने पहले ही, अभी इससे जस्ट पहले ही बताया ना कि कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा, ये दोनों नदियाँ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को विभाजित करती थी। लेकिन हुआ क्या कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो भूभाग था वो बहुत उपजाऊ था, वहाँ खूब जो है खेती होती थी और अच्छी फसल उगती थी। तो अच्छी जहाँ फसल उगेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको बेहतर राजस्व मिलेगा, वहाँ से आपको कर मिलेगा, वहाँ से आपको जो है कि खाने की वस्तुएं मिलेंगी। तो विजयनगर साम्राज्य सोचता था कि हम जो है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब बोलते हैं। तो इस क्षेत्र के इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को दोनों राज्य हथियाना चाहते थे। तो विजयनगर कभी जो है कि उस पर कब्जा करता, तो कभी बहमनी साम्राज्य कब्जा करता। विजयनगर का जब कोई शक्तिशाली शासक होता और बहमनी साम्राज्य का कोई जो है कि कमज़ोर शासक होता, तो विजयनगर का शासक रायचूर दोआब पर अपना कब्जा कर लेता। और जब जो है बहमनी साम्राज्य का कोई शक्तिशाली शासक होता तो वो जो है रायचूर दोआब पर कब्जा कर लेता। तो कहने का आशय ये है कि दोनों राज्य इस उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे और इसी कारण उन दोनों के मध्य संघर्ष हमेशा चलता रहता था। फिर अगला है दूसरा, बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। हमने बताया था कि जब बहमनी साम्राज्य टूटा तो उसके 5 छोटे छोटे राज्य विखंडित हुए, जिसमें गोलकुंडा एक था। और गोलकुंडा में बताते हैं कि बहुत उन्नत किस्म का हीरा मिलता था। तो हीरा है तो हर सबकी लालच रहेगी कि हम पा जाएं, जहाँ जबकि हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा कौन पाता था? वो बहमनी वंश लेके जाता था, बहमनी वंश के शासक लेके जाते थे। तो विजयनगर के शासक सोचते थे कि हम क्यों ना इस क्षेत्र पर कब्जा कर लें और वहाँ के जो खादान है वहाँ से हम हीरा प्राप्त कर लें। तो उस गोलकुंडा के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के मध्य संघर्ष होता रहता था और दोनों राज्यों के शासक संपूर्ण दक्षिण भारत पर कब्जा चाहते थे। पूरे दक्षिण भारत पर विंध्य पर्वत के दक्षिण के जो भाग होते हैं उन्हें हम दक्षिण भारत का क्षेत्र कहते हैं। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र पर बहमनी वंश सोच रहा था कि हम विजयनगर को साम्राज्य कर पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लें, और विजयनगर साम्राज्य सोच रहा था कि हम बहमनी वंश को कुचल कर पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लें। इसलिए दोनों क्या कर रहे थे? आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे हमेशा। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्रश्न अंगा है, कृष्णदेव राय के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, कृष्णदेव राय विजयनगर का एक शक्तिशाली शासक था। उसने रायचूर दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। रायचूर दोआब कौन सा है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र।
पर कब्जा किया। देखिए, अब कृष्णदेवराय शक्तिशाली शासक था, उसने क्या है रायचूर द्वार पर कब्जा कर लिया, विजयनगर साम्राज्य का कब्जा हो गया। लेकिन जैसे कृष्णदेवराय जब जो है कि जी इसकी मृत्यु हुई, तो इसके बाद फिर बहमनी साम्राज्य ने उन दोनों क्षेत्र जो है कि उन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र पर या रायचूर द्वार पर फिर अपना कब्जा कर लिया। मतलब कहने का आशा ये है कि जो शक्तिशाली शासक हुआ वह ही रायचूर द्वार पर कब्जा करके बनाए रखा। वह साहित्य का महान संरक्षक था। बताया जाता है कि वह साहित्य का इतना महान संरक्षक था कि वो कवि भी था और कवि के साथ साथ वो जो है कि किताबों का या जो है कि लेखकों का बड़ा शौकीन था। तो वो अब अपने दरबार में जो है कि वो लेखकों को रखता था। उसने स्वयं अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की। इतना विद्वान था कि उसने अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की। ये पूछा जाता है उसके दरबार में 8 तेलुगु कवि एवं विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है हर बार जब पीसीएससी परीक्षा होती है, जब आप बड़ी परीक्षाओं देंगे तो वहाँ हमेशा पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज प्रधान किसके, अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे। तो आपको जवाब देना पड़ेगा किसके दरबार, कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, जो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी, ये दक्षिण भारत में कृष्ण का मंदिर है, विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके समय में कृषि, शिल्प एवं व्यापार भी समृद्ध रहा। मतलब वह इतना उन्नत शासक था या इतना बेहतर शासक था कि उसके समय में कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। उसने नई नई फसलें उगाई, उसने जो सिंचाई की व्यवस्था करवाई। फिर शिल्प मतलब होता है उद्योग धंधे, उसने उसके समय में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। व्यापार था उसका दक्षिण अफ्रीका के साथ, मध्य एशिया के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, मतलब यहाँ तक उसने जो है व्यापार करते थे विजयनगर साम्राज्य के लोग। तो इस कारण से वहाँ विजयनगर साम्राज्य क्या है, बहुत संपन्न था उस समय। तो आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क हसन गंगू बहमन शाह ने गुलबर्ग को राजधानी बनाया। जो बहमनी वंश था या बहमनी साम्राज्य था उसकी राजधानी गुलबर्ग थी। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, इसका दूसरा नाम क्या था, हस्तिनावती। इसको हम आज आधुनिक नाम से हस्तिनावती के नाम से जानते हैं। ग विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कृष्णदेवराय। वह कौन था, अष्टदिग्गज, अमुक्त माल्याद का रचनाकार करने वाला। इसके बाद जो है कि इसने विट्ठल स्वामी का, कृष्ण का मंदिर बनवाया था। फिर इसने क्या किया था, रायचूर द्वार पर कब्जा किया हुआ था। रायचूर द्वाब, रायचूर द्वाब, द्वाब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र। ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि गंगा यमुना का द्वाब बोलते हैं ना, तो ऐसे ही रायचूर का द्वाब। फिर तीसरा है सही जोड़ मिलाइए। होयसल राज्य, हस्तिनावती, रेवाती द्वीप। देखिए, होयसल राज्य जो है आधुनिक मैसूर को बोला जाता है। हस्तिनावती हमने बताया था हम्पी को बोला जाता है। रेवाती द्वीप आधुनिक गोवा को। गोवा कौन है, गोवा आप जानते हैं कि राजधानी उसकी पणजी है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। भारत का मानचित्र देखकर वर्तमान दक्षिण भारत के किन्हीं 4 राज्यों व उनकी राजधानियों की सुमेलित सूची बनाएं। गोवा की राजधानी पणजी है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, बेंगलुरु लिखा गया बेंगलुरु है, तेलंगाना की हैदराबाद है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है और महाराष्ट्र की मुंबई है। एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने बताया तिरुवनंतपुरम, देखिए ये केरल की राजधानी है। चेन्नई जो है ये किसकी राजधानी बताया था, हमने तमिलनाडु की राजधानी बताया था। हैदराबाद देखिए किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। मुंबई किसकी, महाराष्ट्र की राजधानी है। फिर हमने बेंगलुरु देखिए ये बताया हुआ बेंगलुरु है। तो ये देखिए बड़ी बड़ी राजधानियाँ हैं। फिर देखिए ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। राजस्थान की जयपुर राजधानी है। फिर यहाँ जो है कि मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है। ऐसे ऐसे राजधानियाँ, मतलब दक्षिण भारत की, लेकिन यही दक्षिण भारत की मतलब ये विंध्य पर्वत है ना, ऐसे विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत के इधर इधर वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसे हम दक्षिण भारत बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से दक्षिण भारत के
ये राज्यों की राजधानियाँ क्या हैं, और आपको हमने मैप में भी बता दिया है। आपको इतना बेहतर तरीके से कोई नहीं बताएगा, तो आप जो है बेहतर तरीके से, हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करिए, तब जो है कि बेहतर तरीके से अच्छी नौकरी मिलेगी। आप जो है कि एक सरकारी अधिकारी होंगे तो आप अधिकारी जानते हैं कि अधिकारी जो है कि समाज में कितना बेहतर होगा, उसका सम्मान होता है। लोग जो है कि आपसे काम करवाने के लिए आपको ढूंढेंगे, आपसे मदद मांगेंगे, तो तब आप अधिकारी बन पाएंगे जब आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए पढ़ाई करिए। नमस्कार।